हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आप सभी लोग अपने परीक्षा को लेके, अपने स्टडी को लेके बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाइए, क्योंकि ये टाइम जो है आपका वो दोबारा नहीं आएगा। स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम जिस पे बात करने वाले हैं वो है लोक कल्याणकारी राज। आज हम लोक कल्याणकारी राज विषय पर विस्तार से आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोक कल्याणकारी राज्य का उदय कैसे हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई और उसके अर्थ को समझेंगे। ठीक है। साधारण रूप से लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब एक ऐसे राज्य से होता है जिसके अंदर शासन की शक्ति का प्रयोग जो है किसी एक वर्ग विशेष के कल्याण के लिए नहीं, बल्कि सारी जनता के कल्याण के लिए किया जाता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो सोच है, जो विचारधारा है, वो नई नहीं है। भारत में बहुत पुराने समय से, जिसे आप राम राज कहते हैं, उनकी जो धारणा रही है, प्रचलित रही है, वो एक ऐसे राज्य का प्रतीक है जिसके अंदर बहुत सारे व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व को स्वतंत्र रूप से विकास करने का अवसर दिया गया और उसके लिए कोशिश की गई। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि भारत के जो राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने राजपद के दैवी उदय का प्रतिपादन किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो राजा हैं उनके कर्तव्यों की बहुत ही विस्तार से विवेचना भी की है। और उनका जो मूल विचार है वो राजा के सभी काम जो है लोक कल्याण के नज़रिए से ही देखकर किए गए, उसकी विस्तार से विवेचना भी की गई। जैसे कि महाभारत, पराशर की स्मृतियाँ, मार्कंडेय, मनु और याज्ञवल्क्य, ऐसे विचारधारा में ये बात स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जैसे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे वेद व्यास ने महाभारत में लिखा है कि जो राजा या जो नरेश अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर उनकी चतुर्मुखी उन्नति का प्रयत्न नहीं करता, वो नरक का भागी होता है। लगभग इसी तरीके की धारणा यूनान के नगर राज्यों में भी प्रचलित थी। स्टूडेंट, प्लेटो और अरस्तु के जरिए राज्य एक नैतिक संगठन माना गया और उसका उद्देश्य किसी वर्ग के हित में नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के हित में कार्य करना है। इस विचार को लक्ष्य माना और लक्ष्य मानते हुए अरस्तु ने कहा कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सद जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। इस तरीके से अपने मूल रूप में कल्याणकारी जो धारणा है वो हमेशा ही बनी रही। वर्तमान समय में जिस अर्थ में इस धारणा का प्रयोग किया जाता है वो वर्तमान परिस्थिति की उपज है, और वर्तमान में इसका उदय जो है वो व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। स्टूडेंट, 18वीं और 19वीं सदी की शुरुआत में विश्व के बहुत सारे राज्यों के जरिए व्यक्तिवादी धारणा को अपना लिया गया, जिसे आप लेसेस फेयर कहते हैं। हमने लास्ट अपना जो वीडियो बताया है उसमें राज्य के कार्य क्षेत्र में हमने इस व्यक्तिवादी विचारधारा का विस्तार से वर्णन किया। आप चाहें तो वहां से देख के व्यक्तिवादी विचारधारा को समझ सकते हैं। और इसका परिणाम क्या हुआ कि यूरोप के राज्य बहुत ही ज्यादा संपत्तिशाली बन गए, लेकिन इसके साथ ही संपत्ति का केवल कुछ ही जो संपत्ति है वो कुछ ही हाथों में केंद्रीकृत होकर रहने लगा। एक तरफ बहुत ज्यादा शक्तिशाली संपत्तिशाली वर्ग उत्पन्न हुआ और दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग था जिसके पास अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने पर भी जीवन के साधन नहीं थे। ऐसी स्थिति में बहुसंख्यक जनता में जो व्यवस्था के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ उसे रास्किन, कार्यालय और विलियम गॉडविन जैसे विद्वानों ने इस असंतोष की अभिव्यक्ति की। और इन विद्वानों ने कहा कि जहां संपत्ति एकत्रित होती है, मानवता का पतन हो जाता है। तो व्यक्तिवादी व्यवस्था को खत्म करने के उद्देश्य से ही 1848 में कार्ल मार्क्स और एंजेल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किया। तो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण करते हुए 1917 में सोवियत रूस में सर्वहारा वर्ग द्वारा एक सफल क्रांति की गई और बहुत सारे आंतरिक और बाहरी विरोधों के बावजूद भी सोवियत रूस में सुव्यवस्थित रूप से साम्यवादी शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। ये साम्यवादी व्यवस्था निश्चित रूप से पाश्चात्य देशों में प्रचलित जो पूंजीवादी व्यवस्था उसके विरुद्ध और उसके लिए एक डर का कारण थी। ऐसी स्थिति में पूंजीवादी देशों ने अपनी व्यवस्था पर दोबारा से विचार करना शुरू किया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वर्तमान समय में जो विद्यमान व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए इसमें कुछ
परिवर्तन किए जाने बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उनके द्वारा अपनी शासन व्यवस्था को सबके हितकारी बनाने के लिए कोशिश की गई और अपनी शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के उद्देश्य के जरिए उनको राज्य के जिस रूप में, विशेष रूप में उन्होंने अपनाया, वो लोक कल्याणकारी राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी राज्य जो है, अब आपको समझ में आ गई होगी कि इसका रूप जो है परिवर्तित हुआ। एक तरीके से देखा जाए कि जब व्यक्तिवादी विचारधारा अस्तित्व में आई बहुत विस्तार तरीके से, तो क्या हुआ, संपत्ति जो है वो एक वर्ग के पास चली गई और एक वर्ग जो है श्रमिक वर्ग रह गया। इस दूरी को, इस गैप को मिटाने के लिए फिर साम्यवादी व्यवस्था आई। साम्यवादी व्यवस्था का और रूप परिवर्तित किया गया ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके, और फिर परिवर्तित रूप जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में सामने आया। ठीक है, तो अपने वर्तमान रूप में जो है लोक कल्याणकारी राज्य की प्रमुख रूप से कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जरूर इसे सुनिए और इसे पढ़िए, इसे बार बार सुनिए। स्टूडेंट, जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में लोक कल्याणकारी राज्य को परिभाषित करते हुए कहा था कि सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीरों और गरीबों के बीच अंतर मिटाना और जीवन स्तर को ऊपर उठाना लोक हित राज्य के आधारभूत तत्व हैं। डॉक्टर अब्राहम के अनुसार लोक कल्याणकारी राज्य वो है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है। ठीक है, और फिर 1918 में प्रकाशित एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज में लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य का तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो अपने सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करना अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। तो इस तरीके से ये सारी परिभाषाएं जो हैं उससे क्लियर होता है कि लोक कल्याण के आर्थिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया, लेकिन कल्याण की धारणा केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानवीय स्वतंत्रता और प्रगति से संबंधित है। तो इस तरीके से लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है राज्य के कार्यक्षेत्र का विस्तार। राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार का अर्थ जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बंधन से लिया जाता है। तो लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ राज्य के कार्यक्षेत्र का इस तरीके से विस्तार करना होता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई विशेष बंधन ना लगे और राज्य के कार्यक्षेत्र के साथ साथ व्यक्ति का भी अपना स्वतंत्र कार्यक्षेत्र हो। वास्तव में जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसकी धारणा पश्चिमी प्रजातंत्र और साम्यवादी अधिनायक तंत्र दोनों से ही अलग है। पश्चिमी प्रजातंत्र राजनीतिक स्वतंत्रता को एक ऐसी स्थिति प्रदान करती है जिसके अंदर नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा नहीं मिलती, और इसके उल्टा आर्थिक सुरक्षा के विचार पर आधारित साम्यवादी अधिनायक तंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव होता है। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा के बीच सामंजस्य का एक सफल प्रयत्न माना जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ और उसकी परिभाषा। अब हम उसके लक्षण के विषय में बात करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ वेलफेयर स्टेट की बात करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था। तो लोक कल्याणकारी राज्य मुख्य रूप से आर्थिक सुरक्षा के विचार पर आधारित है। हमारा अब तक का अनुभव ये कहता है कि शासन का स्वरूप चाहे कुछ भी हो, व्यवहार में राजनीतिक शक्ति उन्हीं लोगों के हाथ में केंद्रित होती है जो आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो फिर अब अगर हम बात करते हैं राजनीतिक शक्ति को जनसाधारण में लाने के लिए और जनसाधारण के हित में इस तरीके से इसका प्रयोग करने के लिए, तो जन कल्याणकारी राज्य के विषय में आर्थिक सुरक्षा का जो अर्थ है वो किन बातों से लिया जाए, किस तरीके से हम माने कि व्यक्ति के आर्थिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सकता है। तो इसको हम 3 नजरिए से देखते हैं। सबसे पहले सभी व्यक्तियों को रोजगार। स्टूडेंट, ऐसे सभी व्यक्तियों को जो शारीरिक और मानसिक नजरिए से काम करने की क्षमता रखते हैं, राज्य द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें किसी न किसी प्रकार का काम जरूर देना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी तरीके का काम करने में असमर्थ हैं या राज्य जिन्हें कार्य नहीं प्रदान कर सकता, उनके जीवन यापन के लिए बेरोजगारी बीमे की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है पहलू वो है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी होनी चाहिए। एक व्यक्ति को अपने काम के बदले इतना पारिश्रमिक जरूर ही मिलना चाहिए कि उनके द्वारा न्यूनतम आर्थिक स्तर को पाया जा सके। न्यूनतम जीवन स्तर से मतलब है भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं। तो लोक कल्याणकारी राज्य में किसी एक के लिए अधिकता के पहले सबके लिए पर्याप्तता की व्यवस्था
की जानी चाहिए। अब हम आर्थिक सुरक्षा की जो तीसरी बात कर रहे हैं वो ये है अधिकतम समानता की स्थापना। स्टूडेंट, संपत्ति और आय की पूर्ण समानता ना तो संभव है और ना ही हम इसको पूरी तरीके से लागू कर सकते हैं। तो आर्थिक न्यूनतमता के बाद भी होने वाली व्यक्ति की आय का उसके समाज सेवा संबंधी काम से उचित जो है अनुपात में होना चाहिए। जहां तक संभव हो व्यक्तियों की आय के न्यूनतम और अधिकतम स्तर में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इस सीमा तक आय की समानता तो जरूर ही स्थापित की जानी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने धन के आधार पर दूसरे का शोषण ना कर सके। ठीक है, तो ये तो हो गया लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण में हमने आर्थिक सुरक्षा की बात की, जिसमें हमने 3 पहलुओं पर बात की, जैसे सभी व्यक्तियों को रोजगार मिलना चाहिए, न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी मिलनी चाहिए और अधिकतम समानता की स्थापना होनी चाहिए। अब हम इसके अगले लक्षण में बात करते हैं राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था भी बहुत ज्यादा जरूरी है लोक कल्याणकारी राज्य में। तो इस तरीके से फिर तीसरा जो है लोकतंत्रीय शासन, जैसे अगर हम राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें लोकतंत्रीय शासन, नागरिक स्वतंत्रताएं, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। फिर हम बात करते हैं तीसरा जो पहलू है वो है सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था। स्टूडेंट, सामाजिक सुरक्षा का मतलब सामाजिक समानता से, और इस तरीके से सामाजिक समानता की स्थापना के लिए ये जरूरी है कि धर्म, जाति, वंश, रंग और संपत्ति के आधार पर उत्पन्न भेदों का अंत करके व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में महत्व प्रदान किया जाए। अब हम बात करेंगे इसी को आगे बढ़ाते हुए राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि भी किया जाना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत व्यक्तिवादी विचार के विरुद्ध जैसे आधारित है, तो राज्य के वो सभी जनहितकारी काम इसको करने चाहिए जिसके करने से व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट या कम ना हो। इसके द्वारा न केवल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाए बल्कि उन सभी को व्यवस्थित करने के लिए भी उसकी सुरक्षा की जाए। जैसे डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, व्यापारी, उत्पादक, बीमा कंपनी के एजेंट, मकान बनाने वाले, रेलवे नियंत्रक और अन्य सैकड़ों रूप में काम किया जाना चाहिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना लोक कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। स्टूडेंट, इन सब के अलावा लोक कल्याणकारी राज्य जो है एक विशेष हितों से संबंध ना रखकर सारे मानवता के हितों से संबंध रखता है, इसलिए इसका स्वरूप राष्ट्रीय ना होकर अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो वैज्ञानिक प्रगति और राजनीतिक चेतना के विकास ने विश्व के सभी देशों को एक दूसरे के इतना निकट ला दिया है कि मानवता के बीच एक अकेला राज्य अपना जीवन सुखपूर्वक नहीं बिता सकता। इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य जो है संपूर्ण विश्व ही मेरा कुटुंब है के विचार पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लोक कल्याणकारी राज्य के लक्षण। अब हम काम भी देखते हैं। वैसे अभी तक आपको तो समझ में आ गया होगा, बार बार मैं बता रही हूँ, तो लेकिन एक नज़र जरूर इस पर डालेंगे कि लोक कल्याणकारी राज्य के क्या कार्य होते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा और विदेशी आक्रमणों से रक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ व्यक्ति के पारस्परिक संबंध और राज्य और व्यक्तियों के संबंधों की भी व्यवस्था करना है। कृषि, उद्योग और व्यापार का नियमन और विकास करना भी लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। आर्थिक सुरक्षा संबंधी काम भी लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना भी लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है। सार्वजनिक सुविधा संबंधी काम, समाज सुधार, आमोद प्रमोद की सुविधाएं, नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य के महत्वपूर्ण कार्य हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, जैसे आपने कभी सुना लोकतंत्र और अब आप सुन रहे हैं लोक कल्याणकारी राज्य। तो अब इन दोनों को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, वरना कभी आप इस चीज़ पे कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, कुछ लोग व्यक्तिवादी विचारों का मानना है कि लोक कल्याणकारी की प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए घातक है। वो ये मानते हैं कि लोकतंत्र ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक वृद्धि करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाता है। तो लोक कल्याणकारी एक विकराल सरकार को जन्म देती है जो जनता की स्वतंत्रता और लोकतंत्र को समाप्त कर देती है। तो लोकतंत्र और लोक कल्याण की प्रवृत्ति पारस्परिक संबंध के विषय में अपनाया गया उपयुक्त दृष्टिकोण सही नहीं है, बल्कि वास्तव में राज्य के द्वारा अपनाई गई लोक कल्याण की प्रवृत्ति ने लोकतंत्र की सशक्तता ही प्रदान की है, उसे दुर्बल नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जैसे अब आप समझ लीजिए कि जैसे शासन के 3 रूप मैंने बताया था। जब आप बीए फर्स्ट ईयर की क्लासेस देखिए, हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया लोकतंत्र, राजतंत्र और कुलीन तंत्र।
प्राचीन समय में 3 तरीके का आपका जो है शासन तंत्र चलता था, ठीक है। तो अब वर्तमान समय में ज़्यादातर जगहों पे आप लोकतंत्र पाएंगे, और यहाँ हम लोक कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य जो है क्या है, वो एक विचारधारा पे आधारित है, और जो हम लोकतंत्र की बात करते हैं वो क्या है, वो शासन का एक रूप है। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमने अपनी जो कॉन्टैक्ट आईडी है, फेसबुक ग्रुप है, हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, वो सभी के जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो घर बैठे क्लास भी कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी आप सभी के लिए अवेलेबल है, और जो भी डिटेल्स हैं वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, जिससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और बेहतर कुछ करने के लिए। थैंक यू।